बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के ऊना में आग का तांडव देखने को मिला। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पुराना बस स्टैंड के पास ये देखने को मिला है। इसका जिक्र करेंगे इस खबर का। हिमाचल प्रदेश की ये खबर है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिनके साथ निहंग सिंहों ने मुलाकात की है। चंडीगढ़ आवास में ये मुलाकात होती है। संत कबीर कुटीर में निहंग सिंह पहुंचते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यह मुलाकात होती है। चंडीगढ़ के आवास संत कबीर कुटीर में निहंग सिंह पहुंचते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं, बातचीत करती है। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर ये बातचीत होती है और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के निहंग सिंहों के साथ नजर आ रहे हैं और बेहद ही सौहार्दपूर्ण ये मुलाकात रहती है, चर्चा होती है, इसमें बातचीत की जाती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ये मुलाकात होती है निहंग सिंहों की। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी इसकी अलग अलग सामने आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कहा है कि इस बैठक के दौरान, मुलाकात के दौरान कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं अब जिक्र करेंगे हरियाणा और राजस्थान के बीच जल साझेदारी का, जिसको लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दोनों राज्यों के बीच पानी आपूर्ति को लेकर MOU पर साइन किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा सोमवार को, जहां यमुना नदी से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाने की परियोजना को औपचारिक रूप दिया जाएगा। इस परियोजना को लेकर पिछले सप्ताह केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसी बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। माना जा रहा है कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से जल को लेकर, पानी को लेकर जो है संकट गहराता जा रहा है, उसी के बीच अब ये जो समझौता है, ये माना जा रहा है कि ये जल प्रबंधन की दिशा जो है वो मजबूत करेगा और दोनों राज्यों के बीच साझेदारी भी इसके चलते बढ़ेगी। सोमवार को ये कार्यक्रम होगा। सोमवार को इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं और भी जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। समझौते को लेकर, साझेदारी को लेकर बातचीत की गई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक होती है और उस बैठक में ही इस समझौते को मंजूरी दी गई है। ये समझौता है कि यमुना नदी से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाएगा और इसी परियोजना को औपचारिक रूप दिया जाएगा सोमवार को। तो जिस तरह से ये समझौता हो रहा है, उससे इस तरह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हरियाणा और राजस्थान जो दोनों राज्य हैं, अब इन दोनों राज्यों के बीच साझेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि पानी को लेकर राजस्थान में अक्सर संकट गहराता जा रहा है, बढ़ भी रहा है और इसी को दूर करने का ये एक प्रयास है, जिसमें हरियाणा और राजस्थान दोनों अब मिलकर काम करेंगे, साझेदारी दिखाएंगे। हरियाणा से यमुना नदी के पानी को राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, औपचारिक रूप इस योजना को दिया जाएगा। और अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। अब संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। पहले बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन अब बड़ा बदलाव करते हुए संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वहीं बीके हरिप्रसाद को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
बीके हरिप्रसाद अब कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। नए प्रभारी से संगठन को मजबूती मिलेगी, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। संगठन मजबूत होगा क्योंकि आप देख सकते हैं हरियाणा में लगातार कांग्रेस के बीच अंदरूनी मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं और इसके बीच अब अध्यक्ष जो है वो बदल दिया गया है। बड़ा बदलाव है हरियाणा कांग्रेस में और अब जो है हरियाणा को नए प्रभारी मिले हैं, माफी चाहूंगा, जो नए प्रभारी मिले हैं संजय दत्त मिले हैं और इसके साथ ही जो पुराने प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के, उनको अब कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी गई है। जिक्र करेंगे आईडीएफसी बैंक घोटाले का, जिसमें आईएएस पंकज अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अब हरियाणा सरकार ने भी इस पे एक्शन लेते हुए पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ये सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। पंकज अग्रवाल को 23 जून को कोर्ट में पेश किया गया था। आईडीएफसी बैंक घोटाले में संलिप्तता के आरोपों के चलते इन्हें हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पंकज अग्रवाल न्यायिक हिरासत में है और अब इसमें सरकार ने भी एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मामले में जांच जारी है, उनकी जो भी भूमिका है उसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन तब तक सरकार की तरफ से एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं आज उत्तराखंड का दौरा किया जाएगा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से। दरअसल नगरासू गुरुद्वारा विवाद को लेकर ये प्रतिनिधि मंडल जो है ये उत्तराखंड जाएगा। प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के हालातों का जायजा लेगा। 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो उत्तराखंड पहुंचेगा, जिस तरह के हालात वहां पर हैं उनका जायजा लेगा। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेगा। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 5 सदस्यों का ये डेलीगेशन बनाया है जो उत्तराखंड पहुंचेगा और श्रद्धालुओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर चर्चा की जाएगी। ग्रामीण जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो विवाद हुआ था उस पूरे विवाद का जायजा लिया जाएगा और जो भी समस्याएं वहां पर पैदा हो रही हैं उन सब को लेकर आज चर्चा की जाएगी। डेलीगेशन वहां पहुंचेगा, उत्तराखंड पहुंचेगा और फिर स्थानीय लोगों से बातचीत करके हालातों का जायजा लिया जाएगा। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे दिल्ली एनसीआर का। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब सरकार ने BS4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले व्यावसायिक वाहन कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत BS3 और उससे पुराने ट्रक और जो बसेस हैं उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना जो है वो लाजमी कर दिया गया है, जबकि BS4 वाहन के मालिक उन्हें एनसीआर से बाहर चलाने या दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसके बदले नए BS6 CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायतें भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है और इसके साथ ही अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस परियोजना, ये जो नीति है, पॉलिसी है, अगर ये लागू होती है तो इसके दायरे में 93,458 ट्रक और 16,329 बसें आएंगी। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है और इसी के चलते एनसीआर के इलाके जो हैं उन सब में ये नए निर्देश जारी किए हैं कि जो भी BS3, BS4 ये इससे पुराने कमर्शियल व्हीकल हैं अब उनको सड़कों से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो ट्रक रहेंगे, बसेस रहेंगी, वो एनसीआर के बाहर चलेंगी या जो BS4 के जो वाहन हैं उन्हें एनसीआर के बाहर बेचा जा सकता है। तो इन सब के बीच हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। राज्य की खेल ग्रेडेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। स्टेट गेम्स में खेलने वाले खिलाड़ियों को इससे लाभ मिलेगा। ओलंपिक संघ की ओर से आयोजित स्टेट गेम्स इसमें शामिल होंगे। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को अब ज्यादा फायदा मिलेगा। खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत भी किया गया है। कृष्ण लाल पंवार मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जताया है। खिलाड़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसा उनका
कहना है। जिस तरह से नया ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को लेकर, इसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को मजबूत करने में सरकार जोर दे रही है। तरफ से जो हरियाणा प्रदेश में जो गेम होते थे उन बच्चों को ग्रेडेशन नहीं मिलता था। आज सरकार ने फैसला लिया है उन बच्चों को ग्रेडेशन मिलेगा, तो बहुत अच्छा कार्य बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ने किया है। तो मैं दोबारा फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ा बंगाल का दौरा करेंगे। बड़ा बंगाल दुर्गम इलाकों में से एक है जहां ये दौरा जो है उनका एक पहल माना जा रहा है, विकास की नई पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बड़ा बंगाल पहुंचेंगे और ये जो इलाका है ये जो है काफ़ी अलग इलाका है। यहाँ पर पहुँचने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। दुर्गम इलाकों में से एक ये इलाका माना जाता है और मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है ये एक पहल माना जा रहा है। बड़ा बंगाल पहुंचकर वहाँ पर मुख्यमंत्री रात में प्रवास भी करेंगे, रात में रुकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही हालिया प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल को सड़क मार्ग से जोड़ने और दूर दराज के क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है। बंगाल का मेरा कार्यक्रम काफ़ी समय से बन रहा था और आखिरकार अब कल ये कार्यक्रम बना है। और बड़ा बंगाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मैं एक रात गांव में रहूंगा। वहाँ के लोगों की से बातचीत करके कैसे उसको पूरी दुनिया से सड़क के साथ जोड़ा जाए और कैसे उसमें विकास की नई योजनाओं को लाया जाए, उस दृष्टिकोण से दौरा मेरा जो बड़ा बंगाल का है बहुत मायने रखता है। ये जो कार्यकर्ता हमारे साथ बैठा है, इस कार्यकर्ता की दोस्ती बड़े लोगों से रही है। नरेंद्र मोदी साहब, सुना तो ये है कि आप और नरेंद्र मोदी जी हों या मनोहर लाल खट्टर हों, स्कूटर पर कभी कभी ट्रिपली भी मारते थे। ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जिनको आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में आपको बहुत परेशान किया? एक तो आपके परम मित्र अभय चौटाला जी और कौन कौन? देखिए, हुड्डा साहब परेशान करते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल से, उस मंदिर में आजकल गड़बड़ियों के समाचार भी आ रहे हैं बहुत। नहीं, देखिए उसकी चल रही है, जो गड़बड़ी जहाँ भी होगी पकड़ी जाएगी तो सजा होगी। चंदा ही चोरी कर रहे हैं देखो लोग वहाँ से। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। और अब बात करेंगे शिमला की। शिमला में राज्यसभा एमपी हर्ष महाजन की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक वो नीचे गिर जाते हैं। एमपी हर्ष महाजन धरना प्रदर्शन के दौरान नीचे गिर जाते हैं। आईजीएमसी में इलाज चल रहा है, उनका तस्वीरें आपकी स्क्रीन है। और अचानक से ये तबीयत बिगड़ी है। शिमला में हर्ष महाजन है, सांसद हैं और इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान ही वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और उस वक्त धरना देते हुए सांसद हर्ष महाजन जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक से उनकी तबीयत गिरती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। मौजूद धरना में मौजूद लोग उन्हें संभालते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब लोग उन्हें पकड़े हुए हैं तो भी वो नीचे गिर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। इसके बाद उनको लोग उठाकर अस्पताल की ओर भागते हैं। जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो अचानक तबीयत बिगड़ी है, किस वजह से ये तबीयत बिगड़ी है फिलहाल ये जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अचानक से क्या होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ती है, आसपास लोग मौजूद थे, वो उन्हें पकड़ते हैं, सहारा देने की कोशिश करते हैं। लोग इस दौरान पानी की बोतल भी उन तक पहुंचाते हैं ताकि वो पानी पी सकें, लेकिन वो संभल नहीं पाते हैं, जमीन पर गिरते नजर आते हैं। उसके बाद उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया है और आईजीएमसी अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है।
मामला सामने आया जहां पुलिस थाने से ही हथियार चोरी हो गए। पुलिस थाना जिसे सुरक्षित माना जाता है वो पुलिस हथियारों को ही सुरक्षा नहीं दे पाई, थाने से ही हथियार चोरी हो जाते हैं। सेक्टर 8 का यह मामला है, पुलिस थाने से हथियार चोरी होते हैं। दरअसल थाने के मालखाने में लाइसेंसी हथियार लोगों ने जमा करवाए हुए थे, जमा करवाए गए थे। 32 लाइसेंसी हथियार ये बताए जा रहे हैं जो चोरी हो चुके हैं। लाइसेंसी हथियार थे सभी और सभी लोग इन्हें थाने में जमा करवा कर गए थे। जानकारी के मुताबिक ये जो हथियार हैं इनकी कीमत 2 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है। 2 लाख का पिस्तौल है, 12 लाख रुपए का पिस्तौल है और 2 से 3 महीनों के अंदर ये हथियार सब चोरी हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और आशंका ये जताई जा रही है, ये संदेह जताया जा रहा है कि ये जो हथियार हैं ये दिल्ली या राजस्थान में बेचे जा सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में बेचे जा सकते हैं या राजस्थान में बेचे जा सकते हैं जिन्होंने ये हथियार चुराए हैं। फिलहाल जांच तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस थाने के अंदर माल खाना जहां पे लोगों ने भरोसा जताकर अपने लाइसेंसी हथियार जमा करवाए थे वहीं से हथियार चोरी हो जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये गंभीर सवाल खड़ा करता है ये जो मामला है, क्योंकि अगर पुलिस थाना ही सुरक्षित नहीं है, वहां से ही हथियारों को चुराया जा सकता है, तो फिर आम लोगों के घर में चोरी से कैसे रोकेंगे चोरों को, बड़ा सवाल है। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे उस खबर का जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। हिमाचल प्रदेश की दुखद ये घटना है जहां आगजनी की वारदात सामने आती है, आग का तांडव देखने को मिला। पुराना होशियारपुर रोड में प्रवासी श्रमिकों की झोंपड़ियों में खाना बनाते समय आग लग गई और ये आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर गई। हल्की हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई और करीब 40 झुग्गियां इस आग की चपेट में आई और जलकर राख हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचता है। 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में कई परिवारों का सामान जल गया और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में आग की वजह खाना पकाने के दौरान बरती गई लापरवाही मानी जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रभावित परिवारों के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है ताकि उन्हें राहत उपलब्ध करवाई जा सके और इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं प्रवासी परिवार थे, झुग्गियों में रहते थे, खाना बनाते समय लापरवाही होती है और एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चिंगारी पूरी जो बस्ती है उनकी जो झुग्गियाँ वहाँ पर उन्होंने बसाई थी, 40 की 40 झुग्गियाँ उस आग की चपेट में आ जाती हैं। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, उन्हें राहत पहुँचाने की, उनके नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और उसके बाद जो भी सहायता है वो उन्हें मुहैया करवाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सब जगह बहु मेरी नमी नमी बहु है कुछ ना बचो आग भी चल रहा कुछ ना बचो पता ना खेत में आई भिंडियों के भिंडी नराना चली गई 5 बजे बाबूजी मोहना पत्ते कैसे लगी है, मैं तो आई हूँ तो सब जल गया। बस सवेरे ही ये खाना बना रही मुसलमानी नाम की जनानी है, उसने खाना बनाया, उसकी जमीन पर लग रही गुज्जी, उसने खाना बनाया, उसी करके आग लग गई। लाल सिंह की रोड पे जो झुग्गियों में आग लगी थी, तो मैंने जो है वो तीनों गाड़ियों के साथ जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचा तो देखा कि यहाँ जो है आग की लपटें जो है वो पूरी तरह जो है फैली हुई थी और काफी हद तक जो है झुग्गियाँ जो है वो जल। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अरविंदर पाल सिंह से न्यूज 18 ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाओं का अभी तक जमीनी स्तर पर कम असर नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 13 रुपए से बढ़कर अब 3,250 रुपए हो गई है, जिससे होटल कारोबार पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से राहत की मांग की है। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ने के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए और उसके बाद गैस की कहें, पेट्रोल की कहें या डीजल की कहें, कहीं ना कहीं शॉर्टेज हुई और उसके बाद उसका प्रभाव जो है वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिला। और कॉमर्शियल गैस की बात करें या घरेलू गैस की बात करें, जहां दाम बढ़ाए गए वहीं कुछ लिमिटेशंस भी लगा दी गई थी। अब सरकार की ओर से कहा गया है कि कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर जो लिमिटेशन लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है और अब आसानी से सिलेंडर मिल पाएंगे। हमारे साथ
जो चंडीगढ़ होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अरविंदर पाल सिंह, उनसे बात करते हैं। अरविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने जो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसमें सरकार का अब कहना है कि वो हटा दी गई है, अब कॉमर्शियल सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो पाए। एक तो धन्यवाद जी आपका न्यूज़ 18 का। मैं अरविंदर पाल सिंह, प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट की सब बेतुकी बातें हैं, अभी कोई रिलीफ नहीं मिला। सप्लाई जरूर मिल रही है, मगर जो 1300 का सिलेंडर हमें मिलता था वो हमें 3250 रुपये का मिल रहा है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई प्राइस कम करी है। खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं कि कुछ ईज हो गया, बट अभी तक हमारे को कुछ ईज नहीं दिखा। ये जो कमर्शियल के दाम हैं, ये इससे भी ज्यादा बढ़े थे या यहीं तक ही बढ़े थे? 3250 रुपये ही फाइनल प्राइस है, वो उससे कम नहीं किया, बड़े भी नहीं थे। और सप्लाई का पूरी तरह से सप्लाई मिल रही है, सप्लाई पर रेट बढ़ा।